ये स्टोरी 1959 में बर्मा की है, जिस वक्त बर्मा पर फ्रेंच लोगों का कब्जा था। पर फ्रेंच लोग यहाँ पर ज्यादा अरसे तक नहीं टिक पाए। जल्द ही यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग हुई और सभी फ्रेंच लोग यहाँ से मूव कर गए। पर एक फ्रेंच आदमी अब भी बर्मा में मौजूद है और इस आदमी का नाम है हेस्टेनर। ये यहाँ पर एक लेबर कैंप चलाता है और इसी लेबर कैंप में एक आदमी सजा काट रहा है जिसका नाम है मार्टिन। मार्टिन को 6 माह की सजा हुई है। मार्टिन एक बहुत अच्छा फाइटर है और ये बात स्टेनर बहुत अच्छे से जानता है। यही वजह थी कि वो अपने इंजॉयमेंट के लिए मार्टिन को दूसरे फाइटर्स के साथ लड़वाता रहता था। आज के दिन भी वो मार्टिन को कैंप से बाहर लाता है और उसे एक आदमी से लड़ने को कहता है। अब ये दोनों फाइटर एक दूसरे के आमने सामने थे और लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी थे। मार्टिन एक ही जोरदार पंच मारकर उस फाइटर को वहीं पर गिरा देता है। ये फाइट मार्टिन जीत जाता है। ये सब देखकर स्टेनर गुस्से में आ जाता है और वो अपने सबसे खतरनाक फाइटर जिसका नाम रेस्टिक नेक होता है उसे बोलता है कि इस हारे हुए आदमी को जान से मार दो। रेस्टिक नेक अब आगे बढ़ता है और तेज धार हंजर की मदद से उस फाइटर का गला काट देता है। ये देखकर मार्टिन को रेस्टिक नेक पर बहुत गुस्सा आता है। गार्ड अब मार्टिन को वापस कैंप में ले जा रहे होते हैं, तभी इसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। इस लड़की का नाम इसाबेल होता है। एक गार्ड इसाबेल से बदतमीजी करने लगता है। ये देखकर मार्टिन को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपने सर से टक्कर मारकर उस आदमी को जख्मी कर देता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद गार्ड्स मार्टिन को अच्छा खासा पीटते हैं और उसे वापस अपने सेल में छोड़ देते हैं। एक दिन स्टेनर खिड़की से बाहर देख रहा होता है, तभी उसकी नजर इसाबेल पर पड़ती है। वो देखता है कि इसाबेल कुछ फूल लेकर आती है और स्टेनर के ऑफिस में चली जाती है। वो हर रोज स्टेनर के लिए फूल लेकर आती है, लेकिन हमेशा स्टेनर वो फूल डस्टबिन में फेंक देता है। उसे इसाबेल के ऐसा करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एक दिन इसाबेल मार्टिन के पास आती है। मार्टिन उससे पूछता है कि तुम स्टेनर के लिए फूल लेकर क्यों आती हो। इसाबेल उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बेकसूर हो, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भी फूल लेकर आऊंगी। मार्टिन उसे कहता है कि मुझे फूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसके बाद वो बिल्कुल चुप हो जाता है। दूसरी तरफ हम स्टेनर को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होता है। तभी उसके ऑफिस में एक बूम नाम का आदमी आता है जो इसे कहता है कि आपसे कोई मिलने के लिए आया है। इसके बाद बूम एक हेल्सन नाम के आदमी को स्टेनर के ऑफिस में लाता है। वो स्टेनर को कहता है कि मैं मार्टिन को लेने के लिए आया हूँ। वो हमारा मुजरिम है और वो हमसे भागा हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर स्टेनर थोड़ा परेशान हो जाता है। अब वो हेल्सन से बोलता है कि मेरे कैंप में मार्टिन नाम का कोई भी आदमी नहीं है। वो मार्टिन को किसी भी सूरत हेल्सन के हैंडओवर नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो मार्टिन की फाइट करवा के उससे बहुत ज्यादा पैसा कमाता था। कुछ दिन बाद मार्टिन स्टेनर को अपने ऑफिस में बुलाता है और वहाँ पर वो उसे अपने 3 खास आदमियों से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसमें फर्स्ट पे है रेस्टिक नेक जो कि कभी स्पेन की स्पेशल फोर्सेस में था। सेकंड है एमरिलो जो कि फ्रेंच फोर्सेस का हिस्सा था और थर्ड है बूम जो कि वियतनाम की स्पेशल फोर्सेस में था और उसने अपने लोगों के साथ गद्दारी की। स्टेनर मार्टिन को बोलता है कि ये सब लोग अपने देश के गद्दार हैं, लेकिन इसके बावजूद ये मेरे साथ एक अच्छी और अय्याशी वाली लाइफ गुजार रहे हैं। वो मार्टिन को बोलता है कि तुम्हारी सजा भी थोड़ी सी रह गई है, उसके बाद तुम आजाद हो जाओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर मेरे पास रुको और मेरे लिए काम करो। ये सुनकर मार्टिन खड़ा हो जाता है और वो स्टेनर को बोलता है कि मैं अपनी लाइफ अपने स्टाइल से जीने का आदी हूँ, मैं किसी के लिए काम नहीं कर सकता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद मार्टिन की सजा पूरी हो जाती है और वो रिलीज हो जाता है। मार्टिन के पास यहाँ रहने के सिवा कोई भी चारा नहीं था, क्योंकि ना ही उसके पास पेपर्स थे और ना ही पैसे। और यहाँ पर तो वो इसाबेल के सिवा किसी को जानता भी नहीं था, इसीलिए वो यहाँ से फ्री होकर सीधा इसाबेल के घर जाता है। वहाँ पर इसकी मुलाकात इसाबेल के स्टेप फादर से होती है जिसका नाम वैलेंटाइन है। वो उनसे पहला सवाल ही ये करता है कि इसाबेल स्टेनर को फूल देने के लिए क्यों जाती है। वो इसे कहता है कि हकीकत में इसाबेल स्टेनर ही की बेटी है। स्टेनर को ये लगता था कि इसाबेल की माँ का कैरेक्टर ठीक नहीं है, यही वजह थी कि उसने इसाबेल की माँ को डाइवोर्स दे दी। यही वजह है कि इसाबेल हर रोज स्टेनर को फूल देने के लिए जाती है, क्योंकि वो जानती है कि यही मेरा फादर है। इसके बाद मार्टिन इसाबेल के फादर को कहता है कि क्या आप मेरी यहाँ पर कोई जॉब दिलवाने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ कोई भी नहीं जानता। वो उसे कहता है कि मेरा एक बार है, अगर तुम चाहो तो तुम वहाँ पर काम भी कर सकते हो और हमारे साथ हमारे घर पर भी रह सकते हो। अब मार्टिन इसके बार में जॉब करने लगता है और इनके साथ रहने लगता है। एक दिन वैलेंटाइन के बार में 2 लोग आपस में लड़
अलर्ट पड़ते हैं। वैलेंटाइन जल्दी से मार्टिन के पास आता है और इसे कहता है कि इन दोनों लोगों को बार से बाहर निकाल दो। मार्टिन अब उन दोनों को वहां से जाने को बोलता है। वो दोनों मार्टिन को चैलेंज करते हैं कि हमसे फाइट करो और हमें हरा दो। अगर हम हार गए तो हम यहाँ से चले जाएंगे, अदरवाइज हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। मार्टिन इन दोनों का चैलेंज एक्सेप्ट करता है और वो अब इन दोनों को अच्छा खासा पीटता है ताकि वो दोबारा कभी भी इस बार के करीब नजर ना आए। अगले दिन मार्टिन बार में काम कर रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रेस्टिक नेक और बूम आते हैं। वो इसे कहते हैं कि रात को जिन दो लोगों को तुमने मारा और पीटा उनमें से एक स्टेनर का फाइटर था। वो अब जख्मी है और वो फाइट नहीं कर सकता, इसीलिए अब उसकी जगह पे तुम्हें लड़ना होगा और अगर तुमने ऐसा ना किया तो स्टेनर का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मार्टिन उसे ये फाइट लड़ने से मना कर देता है। रेस्टिक नेक उसे अब अच्छी तरह से सोचने की मोहलत देता है और साथ ही साथ जाते हुए बार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। उसी शाम मार्टिन और वैलेंटाइन आपस में गपशप लगा रहे होते हैं। वहां पर वैलेंटाइन इसे कहता है कि उस पूरे गैंग से लड़ने से बेहतर है कि तुम एक ही फाइट लड़ लो और जीत जाओ। मार्टिन उसकी बात मान जाता है। अब मार्टिन की फाइट का वो दिन आ जाता है। यहाँ पर उसके सामने बहुत ही तगड़ा और खतरनाक फाइटर होता है। मार्टिन थोड़ी ही देर में उस शख्स को अच्छा खासा पीट कर उसे गिरा देता है। मार्टिन समझता है कि लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन अभी मार्टिन को एक और शख्स के साथ फाइट करनी थी। अब एक और फाइटर इससे लड़ने के लिए मैदान में आता है, लेकिन मार्टिन उसको भी बड़ी ही आसानी के साथ हरा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैरिसन वैलेंटाइन के पास उसके बार में जाता है और उससे मार्टिन के बारे में पूछता है। वो उसे कहता है कि मार्टिन एक क्रिमिनल है और उसके ऊपर इंग्लैंड में केस चल रहा है। वैलेंटाइन अब हैरिसन से पूछता है कि उसने ऐसा क्या जुर्म किया है। वो इसे बताता है कि मार्टिन के भाई और फादर को कुछ लोगों ने कत्ल किया और बदले में मार्टिन ने उस पूरे गैंग को ही मार डाला। ये सुनकर वैलेंटाइन इसे कहता है कि कुछ दिन पहले तक वो यहाँ पर काम करता था, लेकिन अचानक वो यहाँ से चला गया। अब वो कहाँ पर है मैं नहीं जानता। वहाँ स्टेनर एक बार फिर से मार्टिन को अपने पास बुलाता है और उसे अपने गैंग में शामिल होने की ऑफर करता है। वो उसे वहाँ पर पैसों की लालच भी देता है, लेकिन मार्टिन उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टेनर अपने ऑफिस में बैठकर कुछ टाइप कर रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये बात स्टेनर भी जानता है कि इजाबेल इसी की ही बेटी है, लेकिन ये उसे सबके सामने एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। ये सब कुछ अपने लेटर में टाइप करता है और उसे अपनी शादी की पिक्चर के पीछे रख देता है। वहाँ वैलेंटाइन मार्टिन को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम और इजाबेल दोनों अमेरिका चले जाओ। ये जगह तुम दोनों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद मैं इस बार को सेल कर दूंगा और मैं भी अमेरिका तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मार्टिन को वैलेंटाइन का ये प्लान बहुत पसंद आता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए नेक्स्ट डे वो स्टेनर के पास जाता है और उसे वहाँ पर एक बड़ी फाइट करने का कहता है। स्टेनर उसे कहता है कि ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ का हर एक फाइटर तुम्हारी फाइट देख चुका है, कोई भी तुमसे लड़ने को तैयार नहीं है। ये सुनकर मार्टिन खामोश हो जाता है। तभी स्टेनर इसे कहता है कि एक आइडिया है, अगर तुम मेरी बात मान लो तो हम दोनों बहुत पैसा कमा सकते हैं। मार्टिन फौरन से बोलता है कि जल्दी से बताओ, मैं पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। स्टेनर इसे कहता है कि तुम ऐसा करो कि अगली फाइट तुम हार जाओ, तुम्हारी जीत की वजह से बहुत सारे लोग तुम पर पैसा लगाएंगे और तुम हार जाओगे, जिससे हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। मार्टिन इस बात के लिए एग्री हो जाता है। आज मार्टिन की फाइट का दिन है और स्टेनर की सोच के मुताबिक हर एक शख्स ने मार्टिन की जीत के ऊपर बहुत पैसा लगाया है, लेकिन स्टेनर के प्लान के मुताबिक मार्टिन ये फाइट हार जाता है। दूसरी तरफ हम रेस्टिक नेक को देखते हैं, जो वैलेंटाइन के बार में आता है और उसे आकर बताता है कि मार्टिन ये फाइट हार चुका है। ये सुनकर वैलेंटाइन को बहुत बड़ा धचका लगता है, क्योंकि उसने अपना पूरा बार मार्टिन की जीत पर लगाया था। उसी टाइम वहाँ पर इजाबेल आ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि रेस्टिक नेक झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो गुस्से में आकर इसे थप्पड़ मार जाती है। बदले में रेस्टिक नेक भी उसे थप्पड़ मारता है। ये देखकर वैलेंटाइन जो ही अपनी गन उठाने लगता है, तभी रेस्टिक नेक के आदमी इन दोनों को वहीं पर जान से मार देते हैं। रात को जब मार्टिन वापस आ रहा होता है, तभी बाहर खड़े हुए रेस्टिक नेक के आदमी इसे देख लेते हैं। वो भागकर अंदर जाते हैं और रेस्टिक नेक को मार्टिन के आने की खबर देते हैं। मार्टिन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पर क्या हो चुका है। तभी रेस्टिक नेक अपनी गन उठाकर आता है और इस पर फायरिंग करने लगता है, जिससे एक गोली इसके कंधे पर लगती है और वो वहीं पर गिर जाता है। रेस्टिक नेक को लगता है कि मार्टिन भी मर चुका है, इसीलिए वो इन
मार्टिन तीनों की डेड बॉडीज को जमीन में गड़ा खोदकर उसमें दफन कर देता है और अपने आदमियों को लेकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद मार्टिन उस गड्ढे से बाहर आता है और वो इजाबेल को भी बाहर निकालता है। तब हमें पता चलता है कि इजाबेल अभी भी जिंदा है। वो इजाबेल को लेकर वहां पर पास कुछ आदमियों के पास जाता है। अब मार्टिन स्टेनर के गैंग से इस सब का हिसाब लेने के लिए खुद को अच्छे से रेडी करता है। सबसे पहले मार्टिन वैलेंटाइन के बार में जाता है और बार के बाहर खड़े हुए आदमियों को अच्छा खासा पीटता है। अब वो बार के अंदर जाता है तो देखता है कि वहां पर अमरीलो बैठा हुआ है। अमरीलो के आदमी मार्टिन को वहां देखकर इसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन मार्टिन एक एक करके उन सबको मार देता है। पर इसी लड़ाई के दौरान अमरीलो वहां से भाग जाता है। अमरीलो सीधा स्टेनर के पास जाता है और उसे मार्टिन के जिंदा बच जाने की खबर देता है। स्टेनर को लगता है कि मार्टिन यहाँ पर पैसे के लिए आ रहा है, इसीलिए वो अपने सारे पैसों को छुपाने का बोलता है। अमरीलो अब पैसों को छुपाने के काम में लगा होता है, तभी वहां पर मार्टिन आ जाता है और अमरीलो को मारकर सारे पैसों को आग लगा देता है। स्टेनर को इस सब की खबर मिल जाती है, इसीलिए वो अपने सारे आदमियों को बंदूकें देता है और उन्हें हर टाइम तैयार रहने को बोलता है। अब ये सब लोग मार्टिन के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन मार्टिन पीछे के रास्ते से आता है और सबको एक एक करके मारने लगता है। अब हम देखते हैं कि मार्टिन स्टेनर के ऑफिस में आता है। वो स्टेनर को बंदूक से नहीं मारता, बल्कि पास ही पड़ी हुई तलवार को उठाता है और उसे उसके सीने में घुसा देता है। इसी दौरान वहां पर बूम आ जाता है। अब मार्टिन और बूम के दरमियान जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। बूम भी बहुत तगड़ा फाइटर था। मार्टिन को इसको हराना आसान नहीं लग रहा था, इसीलिए वो अपनी गन उठाता है और बूम को छलनी कर देता है। अब सिर्फ एक ही आदमी बच जाता है और वो है रेस्टिक नेक। अब ये रेस्टिक नेक के पीछे जाता है। वहां पर रेस्टिक नेक अपने आदमियों को रेडी कर रहा होता है। तभी बूम पीछे से जाता है और उसके आदमियों को एक एक करके मारने लगता है। मार्टिन फायरिंग करते हुए और आदमियों को मारते हुए एक रूम में आता है। वहां पर रेस्टिक नेक इसके सामने आता है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। तभी एक गोली रेस्टिक नेक के हाथ पर लगती है और वो वहां से भाग जाता है। मार्टिन को वहां पर स्टेनर का एक लेटर मिलता है, जिससे साफ जाहिर था कि इजाबेल स्टेनर की ही बेटी थी। मार्टिन वो लेटर इजाबेल को भेज देता है। अब मार्टिन का एक ही आखिरी टारगेट बचता है और वो था रेस्टिक नेक। आखिरकार वो रेस्टिक नेक को ढूंढ लेता है और इन दोनों के दरमियान एक तगड़ी फाइट होती है और इसी फाइट के दौरान मार्टिन रेस्टिक नेक के खंजर से उसकी जान ले लेता है। अब हम देखते हैं कि हैरिसन मार्टिन के पास आता है और उसे अपने साथ चलने को बोलता है। मार्टिन उसे कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहीं पर जान से मार दूंगा, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं तो तुम्हें इंग्लैंड जाकर मेरे पे बने हुए सभी केसेस को खत्म करवाना होगा, फिर मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूं। और यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है।